कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी-बड़ी समस्याएँ तो आती ही रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बायोलॉजी में ये तीसरा वीडियो होने वाला है और इसमें पिछला वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, जितने भी पोषण होते हैं, बात समझे कि नहीं? पोषण के अंतर्गत पोषण का प्रकार पढ़े हुए थे, ठीक है ना? पोषण कितने तरह का होता है, परपोषी, स्वपोषण, ठीक है ना? ये सभी चीज को देखे हुए थे। परपोषण जो होता है वो मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। एक तो मृतजीवी पोषण होता है, दूसरा जो होता है परजीवी पोषण होता है और एक प्राणी संपोषण होता है। तो इस तरह हम क्या किए थे, पोषण जितना भी होता है उसका प्रकार, उसके विशेषता, उससे रिलेटेड कुछ ललन टॉप बात भी देखे हुए थे जो आपके एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है ना? जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मजा आने वाला है। तो देखिए वीडियो में जितना भी चीज आपको बताया जा रहा है, आपको एक से एक बात जो भी आपको वन लाइनर क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, वो सबको नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि एग्जाम में इस सबसे क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना? फालतू का बात नोट्स में हम तो लिखते नहीं है ऐसे भी, जो भी जहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट लगता है हम नोट्स में लिखते हैं, ठीक है ना? तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए हम तो पोषण पढ़ लिए, पोषण के प्रकार भी पढ़ लिए, ठीक है ना? और उसके विशेषता भी पढ़ लिए, क्या क्या होता है। बट अब जो है पोषण जो होता है किस में होगा, जीवों में होगा। सिंपल बात है ना, क्योंकि जैव प्रक्रिया है, तो जैव प्रक्रिया है तो पोषण किस में होगा, जीवों में होगा। तो जब पोषण जीव में होगा तो हम क्या देखें, इस दुनिया में दो तरह के जीव हैं, ठीक है ना? एक को पादप कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं, और दूसरा को हम लोग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना? दो तरह के किंगडम है, एक को बोले फ्लोरा एंड फौना, ठीक है ना? बेसिकली इसको इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या हो जाएगा, एक पादप जगत, पादप जगत जिसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपको, जंतु जगत, ठीक है ना? जिसमें आपको क्या हो जाएगा, जितने भी एनिमल्स होंगे, जंतु वगैरह होगा, वो आ जाएगा, ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि दोनों अलग अलग तरह के क्या है, जीव है। तो जब दोनों अलग अलग तरह के जीव है तो इनमें पोषण की क्रिया भी अलग अलग तरह का होगा, अलग अलग इनका प्रोसेस होगा। तो इसलिए आज के इस वीडियो में एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, वो क्या होगा कि पौधों में पोषण, मतलब पौधे में पोषण किस तरह का होगा। फिर उसमें देखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में किन किन कारकों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सा चीज लगता है। फिर उससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट बात होगा ना जो एग्जाम में आता है, वो एकदम बिल्कुल सब चीज को पढ़ेंगे, गर्दा मचाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। बेसिकली क्या है कि पौधों में पोषण की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली पौधों में पोषण जो होता है ना, उसको हम लोग एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। जब हम कहते हैं पोषण तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पौधे या कोई भी जीव, बात समझे कि नहीं, अपना भोजन ग्रहण करता है उसके तहत। क्योंकि अगर भोजन ग्रहण नहीं करेगा तो उसके द्वारा उसको एनर्जी नहीं मिल पाएगा, जो अंदर उसका सेल है, ऊतक है, बात समझे कि नहीं, वो जीवित ही नहीं रह पाएगा। तो जब सेल जीवित नहीं होगा तो फिर ये क्या है, ये पूरा का पूरा शरीर जो है सेल से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ठीक है ना? तो फिर वो कोशिका ही मर जाएगा तो फिर हमारा शरीर क्या रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए बहुत तरह के पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? तो उन सभी पोषक तत्वों को हम किसके माध्यम से लेंगे, पोषण की क्रिया के माध्यम से लेते हैं, बात समझ नहीं, मतलब भोजन करते हैं उसके माध्यम से लेते हैं। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि पौधे किस तरह अपना भोजन बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी वृद्धि होता है, वो भी बढ़ते हैं, आग मतलब फल फूल ये सब उत्पन्न करते हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि वो पोषण करते होंगे, ठीक है ना? तो जब पोषण करते हैं तो उनमें पोषण किस तरह का, हम लोग तो खाना तुरंत लेते हैं, खा लेते हैं, चिकन चावल मटन कुछ भी जो मन करे खा लिए, ठीक है ना? पेड़ पौधे कैसे खाना खाएंगे वो अपना, ठीक है ना? कैसे वो उनका क्या प्रोसेस होता है, तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, मजा आने वाला है, देखिएगा। तो पौधों में जो पोषण की क्रिया होता है वो मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। देखिए आपको नाम से पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश का मतलब तो आप समझिए सूर्य का प्रकाश, संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करने की एक प्रक्रिया, ठीक है ना? तो किस चीज का निर्माण करने की प्रक्रिया, तो यहाँ पर बेसिकली प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी भोजन के निर्माण करने की क्रिया को, ठीक है ना? तो हम इसी चीज को अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है कि इस विधि के द्वारा सरल कार्बनिक अणु का निर्माण जटिल कार्बनिक अणु में होता है। हम आपको पहले भी बताए थे कि जो भी स्वपोषण होगा तो स्वपोषण में क्या होता है कि जो छोटे छोटे तत्व मिलकर के, बात समझे कि नहीं, एक एक क्या होते हैं, एक जटिल तत्व एक जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज पदार्थ, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी की मौजूदगी में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है ना? तो बेसिकली देख रहे हो ना, दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल रहे हैं तो एक तत्व का निर्माण हो रहा है। तो दो या दो से अधिक तत्व क्या हो गया, उसी को कहेंगे हम लोग सरल कार्बनिक अणु, ठीक है ना?
और वो मिल करके एक चीज का निर्माण किए तो सभी को मिला के किया ना तो वो जटिल हो जाएगा, ठीक है ना, बड़ा हो जाएगा, इसलिए जटिल कार्बनिक अणु। इतना तो बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। तो आगे देखिए इसका एक ललन टफ बात समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझिएगा। देखिए कह रहा है क्या कि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है सभी पेड़ पौधों में, तो नहीं, सभी पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आप बातों को समझिएगा कि पेड़ पौधे में जितने भी पेड़ पौधे उसमें से 99% पौधों में क्या होता है, आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। लेकिन कुछ ही ऐसे पौधे हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है। जैसे देखिए गोबर छत्ता, गोबर छत्ता आप जैसे हम लोग मशरूम कहते हैं उसी टाइप का होता है, जो बेसिकली गोबर वगैरह जहां पर भी ये खाद वगैरह बिगा, खाद वगैरह ये सब बिगा रहता है, वहां पर ये व्हाइट व्हाइट कलर का छत्ता की तरह ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे वो क्या होता है बेसिकली, वो छत्ता मतलब कि जमा हुआ रहता है, ठीक है ना। दूसरी अमरबेल, अमरबेल का पता आपको बताए हुए थे कि पिछला वीडियो आप देखे होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको हम पिक्चर लगा दिए, ठीक है ना, गोबर छाता दोनों का पिक्चर देख लीजिए, यही है, व्हाइट कलर का है, देख रहे हैं, छाता की तरह है। और अमल बेल का मतलब होता है कि ये धागा की तरह होगा, पीला कलर का, वो पेड़ पौधों को क्या कर लेता है, वो वहां पर जाकर के जकड़ देता है, उसको बांध देता है और वहां से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना। तो इन सभी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, ठीक है ना। ये सभी भोजन क्या करते हैं, ये भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त कर लेते हैं, यानी दूसरे पेड़ पौधे या जीवों से प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, एकदम दिमाग में एकदम बैठाए रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वास्तव में हरे पेड़ पौधों में होते हैं, ठीक है ना। लेकिन गोबर छत्ता अगर बात करें तो उसमें कोई पत्ती होती ही नहीं है, हरा कोई भाग उसका होता ही नहीं है, तो फिर वहां से प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं, ठीक है ना। अमरबेल में भी वही हाल है, ठीक है ना, पीला कलर का केवल धागा जैसा होता है, तो उसमें भी नहीं हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, समझिएगा थोड़ा सा अच्छे से, यहाँ पर मजा आने वाला है आपको। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पहला पॉइंट आता है कि यहाँ पर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। देखिए इसको इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। बेसिकली प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो दो शब्द से बना। एक तो फोटो, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और दूसरा होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। बात समझे कि नहीं। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस, मतलब कि वैसा रासायनिक प्रक्रिया। अब यहाँ क्वेश्चन आ गया, प्रकाश संश्लेषण किस तरह की प्रक्रिया है, तो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। दूसरा, जिसके अंतर्गत पौधे यानी हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण सूर्य के प्रकाश ग्रहण कर बाहर से अन्य पदार्थ जैसे CO2 जल को लेकर ऊर्जा के रूप में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। बात समझे कि नहीं। और पौधे उसका उपयोग, बात समझे कि नहीं, अपने अनुरक्षण के, अपने मेंटेनेंस के लिए करते हैं। बात समझ आया कि नहीं आया। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हरे पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में वास्तव में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर तथा बाहर से अन्य पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ठीक है ना, ये सभी को ग्रहण कर क्या करता है, अपना भोजन तैयार करता है, एक नए पदार्थ का जटिल कार्बनिक अणु का निर्माण करता है जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं बेसिकली। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। दिमाग में बिल्कुल खोपड़ी खोल के भाई साहब रखिए, ठीक है ना, एकदम गर्दा उड़ा सकते हैं आप चीजों को, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम लोग बात करें प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण, एग्जाम में बहुतों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखिए, 2 नंबर के एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर रखिए 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड 12 गो जल, ठीक है ना, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 जल, ठीक है ना। एक डैश दे देंगे उस पर, ऊपर क्लोरोफिल या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, यानी दोनों जो है आपको एरो के ऊपर नीचे लिख देंगे। उसके बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये तो आपको याद रखिए, ठीक है ना। दूसरा 6 गो ऑक्सीजन प्लस 6 गो जल, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिए। तो क्या होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल तो लगता ही है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण में किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तो ये दोनों को बाहर से लेता है, इसीलिए इसको बाहर लिख दीजिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड को होगा, 6 को कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2, 12 H2O, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा सा मतलब एक बड़ा सा, छोटा नहीं बड़ा सा एक एरो का निशान दीजिए, क्लोरोफिल, एक तरफ नीचे तरफ सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं है, ऊपर सूर्य का प्रकाश नीचे क्लोरोफिल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद डैश देकर के आप क्या लिखेंगे, अब उसके बाद ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आपको तो पता ही है कि ऑक्सीजन निकलता है और लास्ट में जो बचेगा वो जल निकलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल बात है। तो एक वो आपको क्या दे देंगे यहाँ पर, ग्लूकोज C6H12O6, उसके बाद 6 गो ऑक्सीजन और 6 गो जल, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए ललन टॉप बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर समझिएगा। करेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जिस ऊर्जा का निर्माण होता है
उससे कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, इसे पौधा इसका उपयोग करता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो किस रूप में होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, और पौधा उसका उपयोग तुरंत कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन बात समझे कि नहीं, अगर कुछ ऊर्जा बच जाता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण हुआ और उसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण ज्यादा हो गया, अब पौधा को अभी आवश्यकता कम है, तो जितना उसकी आवश्यकता है पौधा को उतना उसको पूरा करेगा, ठीक है ना, उसका यूज करेगा। अब बाकी जो बच जाता है ऊर्जा, उसको हम लोग मड के रूप में, स्टार्च जिसे कहते हैं, मड के रूप में उसे क्या करता है, उसको उसको संचय यानी भंडार करके उसको बचा करके रख लेता है। अब जब बाद में जब आवश्यकता पड़ता है उसको यूज कर लेता है। देखिए, बड़ा सिंपल बात है, हमारे भी घर में खाना बनता है, तो हमारे घर में खाना बनता है तो हम लोग वही करते हैं ना, कि खाना जितना खाना हम खा लेते हैं, बाकी को खूब अच्छा से तैयार करके रख देते हैं, फिर बाद में खाना खाते हैं, ठीक है ना। उसी तरह पौधा भी है, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो उससे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग कर लिया, ठीक है ना, आज जो बच गया तो उसको मड कहते हैं, स्टार्च कहते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लियर बात है, बात समझिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो क्या करते थे, घर पे जब मिठाई वगैरह आता था तो देखते थे, तनी तनी लेके घूम घूम के खाते रहते थे लोग, तनी तनी लेके तनी तनी छुपा छुपा के रखते थे लोग, बाद में खाते थे लोग। मतलब अगर चॉकलेट आ गया, समोसा वमोसा घर से आ गया, कहीं से पापा खरीद के ला दिए, तो एकदम थोड़ा थोड़ा खोड़िया खोड़िया खाते थे, तनी तनी ललचाते रहते थे सब कोनो को, बात समझे कि नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता था नुका कर रखे रहते थे, बाद में खाते थे एकदम, सब कोनो खा वो लेगा, तब हम लोग लेके घूमते थे, बात समझे कि नहीं, घर में खाते रहते थे। अब बस ओकरा बाद सब पीछे पड़ जाता था, तनी हमरा के दे, तनी हमरा के दे, बात समझे कि नहीं, सब पीछे पड़ जाता था, ठीक है ना। तो ये एक बात आपको समझ आ गया कि पौधे अपना ऊर्जा किस रूप में बचा के रखते हैं, स्टार्च यानी मड के रूप में रखते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो किस रूप में बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं, करें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है, उसको लिखे। तो सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आया तो एक तरह का प्रकाश ऊर्जा है। अब वो प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, जब ये क्रिया होगा प्रकाश संश्लेषण का, तो वो क्या हो जाएगा, एक रासायनिक ऊर्जा में बदल जाएगा। कौन बदल जाएगा, प्रकाश ऊर्जा। दूसरा, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। प्रकाश जैसे बाहर से आया, ठीक है ना, तो उसको अवशोषित करेगा कोई ना कोई ऐसा अंग होगा पत्ती का या हरे पौधे का, ठीक है ना, जो उसको अवशोषित करेगा, तो उसको कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है ना। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है कि ये एक प्रकार का एक कोशिकांग है, बात समझे कि नहीं। कोशिकांग मतलब पेड़ के पौधे जो होते हैं या पत्तियां जो भी है वो कोशिका से बना है, और उसी कोशिका का एक अंग है क्लोरोप्लास्ट, और उसी में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गया। दूसरा करे क्या, जल के अणुओं का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में अपघटन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जल के अणु जो होता है वो टूट जाता है। जल के अणु H2O कहते हैं ना, तो उसमें अगर बात करें H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो दो अणु में टूट जाता है। तो जल के अणुओं को टूटने की क्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं, बात समझे कि नहीं, फोटोलाइसिस कहते हैं। दिमाग में आपको रखना है। तो सबसे पहले जल के अणु का क्या होता है, जल के अणु किस किस रूप में टूटता है, ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में, बात समझे कि नहीं। उसका अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। अब बात तो यही की है ना कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऊर्जा किस रूप में बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो फिर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप से बनता है, तो कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उसी का रूपांतरण हो जाता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। हालांकि केवल कार्बन नहीं बदलता है कार्बोहाइड्रेट में, ये सारा प्रक्रिया होता है, सभी चीज मिल करके क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। बात समझ आया। तो क्या हम देखें इसमें चार गो स्टेप देखे, चार घटना को देखे। पहला, प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। दूसरा, जल का अपघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हो जाता है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। और एक और क्या देखे थे, हाँ, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है। चार बात देख लिए, ठीक है ना। मेरे साथ एक बर्तन इसको रिवीजन मारिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाली चार मुख्य घटनाएं हैं। पहला घटना क्या बोलेंगे, पहला घटना प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। दूसरा, जो क्लोरोफिल होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करता है। तीसरा, जल का अपघटन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का रूपांतरण कार्बोहाइड्रेट में हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल बात। अब आइए ललन टॉप बात को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिएगा। करें क्या, प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बनता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान उप उत्पाद का मतलब कि बाई प्रोडक्ट, कोई काम करे और उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो क्या होता है, तो उसे कहेंगे उप उत्पाद, ठीक है ना। उसका रिजल्ट क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब भी होता है तो उसके उत्पादन के रूप में क्या बनता है,
उसके उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन बनता है, ठीक है ना, जो हम लोग आराम से लेते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग प्राण वायु भी कहते हैं। दूसरा, पौधे से विभिन्न प्रकार की रचना हरित लवक पाया जाता है। पौधे में विभिन्न प्रकार की रचना हरित लवक पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें हरे रंग का वर्णक पिगमेंट जिसे कहते हैं, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पर्ण हरित या क्लोरोफिल किस वर्णक में, मतलब किस कोशिकांग में पाया जाता है, तो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बात समझे कि नहीं। पौधों की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किस कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण होता है। एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है यार, ठीक है। अगला बात कर, क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरे रंग दिखाई पड़ती है, बिल्कुल हो गया यही बात। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज C6H12O6। दूसरा है ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है ना। और जल भी बनता है, हालांकि जल तो खैर वो खुद से, देखिए बाई प्रोडक्ट उसको कहा जाता है जो नया चीज बने, ठीक है ना, नया चीज बने। तो नया चीज क्या बनता है, एक तो ऑक्सीजन बनता है और दूसरा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। जल तो पहले भी लगा था 12 गो, 6 गो जल इधर भी रह गया, तो वो बाई प्रोडक्ट नहीं कहेंगे उसको। करे क्या, प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया, ये भी एकदम मस्त बात है। अब आइए, अब इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आपको सब्जेक्ट में दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है, चर्चा करें, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कारण निम्नलिखित है, आवश्यक कारक निम्नलिखित है। पहला, क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल होना चाहिए। दूसरा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की उपस्थिति। ये चार चीज होगा तो क्या हो सकता है, आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। अगर ये चार चीज में से कुछ भी एक नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल बवाल। अब आगे चलिए, अब हम एक एक करके इसका चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप आराम से देखते रहिएगा। करेगा क्लोरोफिल की उपस्थिति, करेगा हर एक पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषी क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। कुछ पौधों में क्लोरोफिल के अलावे नारंगी रंग का वर्णक कैरोटीन जिसे कहा जाता है, पीले रंग का वर्णक जैंथोफिल कहा जाता है, जैंथोफिल एक्सट्रैक्टा कहा जाता है। तो बात समझिए, करेगा क्या कि हरे पौधे में एक हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। तो बहुत जरूरी है, सूर्य के प्रकाश नहीं होगा तो फिर रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो पाएगा, वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ये हरा रंग का होता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे गाजर, जिनका पतिया जो होता है पीले कलर का होता है, ठीक है ना। अब उसमें उसका तना भी पीला कलर का होगा, तो अब उसमें जो होगा हरा तो नहीं है, तो फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, होगा लेकिन उसमें कैरोटीन पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है क्योंकि उसका पत्ता हरा नहीं है पूर्ण रूप से, ठीक है ना। तो जो पत्तियां पीला होगा उसमें किस तरह का वर्णक पाया जाएगा, पीला या नारंगी कलर मान लीजिए, उसको पीला आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, नारंगी कलर टाइप का होता है, ठीक है ना। तो जो पत्ती नारंगी कलर का होगा उसमें कैसा वर्णक पाया जाएगा, कैरोटीन। जो पत्ते पीले रंग का होगा उसमें क्या होगा, जैंथोफिल, ठीक है ना। तो पीले रंग में जैंथोफिल, नारंगी रंग में कैरोटीन, ठीक है ना, और हरे रंग में क्लोरोफिल। तो ये तीन गो बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला बात, ललन टॉप बात समझते हैं थोड़ा सा, क्या है ललन टॉप बात, चीजों को समझिए। करेक्ट, क्लोरोफिल दो प्रकार का होता है। अब क्लोरोफिल कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है ना। कहेगा क्या, कौन सा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल बी जो है ना वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल कितने तरह का, दो तरह का। कौन सा क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल बी। देखिए क्लोरोफिल बी प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है एवं क्लोरोफिल ए उसको बी से प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल बी है तो क्लोरोफिल बी क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश को पकड़ लेगा, सूर्य के प्रकाश को पकड़ लिया, ठीक है ना, अपने पास रख लिया। अब क्लोरोफिल ए क्या करेगा, उससे ले लेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये बात होता है। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल दो तरह का, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को लेता है। क्लोरोफिल ए क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है, सहायक करता है। अगला, क्लोरोफिल वर्णक पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में पाया जाता है। अब वही बात तो हम लोग उसी समय से कर रहे हैं, क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं पत्तियों की सतह पर उपस्थित एपिडर्मिस में बना छिद्र स्टोमाटा कहलाता है। अब देखिए पत्तियों में जो है ना रंध्र पाया जाता है, रंध्र का मतलब छिद्र, छोटा छोटा है, उसको स्टोमाटा कहते हैं। अब स्टोमाटा बेसिकली जो होता है वो एपिडर्मिस, एक सतह, उसके सतह पर उपस्थित एक अंग होता है जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसी में छिद्र बना होता है जिसको स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है ना। ये छिद्र जो होता है समय समय पर बंद होते रहता है, ये खुलते रहता है, ठीक है ना। तो कथी कहता है, स्टोमाटा को घेरने वाली कोशिका को कोशिका गार्ड कहते हैं। बात समझे कि नहीं। तो उस स्टोमाटा यानी छिद्र को
चारों तरफ से एक कोशिका घेरा रहता है जिसको कोशिका गार्ड कहते हैं। वो स्टोमाटा छिद्र को क्या करता है, बंद करता है, उसको कब खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, खोलता है। तो जाहिर सी बात है गार्ड का काम कर रहा है। गार्ड भी गेट पर क्या करता है, गेट को बंद करेगा, खोलेगा, बंद करेगा, खोलेगा। बात समझ रही, वही बात है। तो देखिए खूब ध्यान से समझिए कि पौधे की पत्तियों पर किस तरह का मतलब क्या उपस्थित, एपिडर्मिस उपस्थित रहता है, और उसमें क्या होता है, जो छिद्र बना होता है उसे हम स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा को चारों तरफ जो कोशिका घेरा रहता है उसको हम कहते हैं गार्ड कोशिका, ठीक है ना। वही कोशिका यानी स्टोमाटा के छिद्र को बंद करने और खोलने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्लोरोफिल एक जटिल कार्बनिक अणु है जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। ये एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन पूछा है, बात समझ नहीं, कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करिए, सूर्य का प्रकाश क्या है, जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश का काम क्या है, ये देखिए। करेगा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। कोई भी रासायनिक क्रिया होगा, कोई सी प्रक्रिया होगा तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो अब जो जो प्रक्रिया होगा वहां से ऊर्जा अलग अलग सोर्स से आता है। उसी तरह सूर्य का प्रकाश से इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर किया जाता है, ठीक है ना। और क्लोरोफिल इसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो कहेगा सूर्य के प्रकाश को, बात समझे कि नहीं, रासायनिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल करता है, तो क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी तो ओकरा को खींच लिया, अवशोषित कर लिया, पकड़ लिया, लेकिन बी उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, सॉरी ए उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही CO2 को शुद्ध करते हैं। पौधा जो होता है वो CO2 ग्रहण, मतलब CO2 वायुमंडल से CO2 ग्रहण करके उसको शुद्ध कब करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो रात का समय होता है ना, उस समय प्रकाश पौधे जो होंगे वो CO2 को क्या करते हैं, शुद्ध नहीं करते हैं, ठीक है ना। उस समय प्रकाश सॉरी जो पौधे होते हैं वहां से CO2 ही रिलीज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधा होता है रात में उसके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वहां से तो CO2 गैस रिलीज हो रहा है और हम उसको लेंगे तबियत खराब होने का डर रहता है, ठीक है ना। इसीलिए रात में। अगला क्वेश्चन के, सूर्य की किरणें में 7 रंग होते हैं, क्लोरोफिल द्वारा लाल एवं नीला रंग का अवशोषण सबसे अधिक होता है। कहेगा क्या, क्लोरोफिल के द्वारा किस रंग के, सूर्य की किरण में 7 रंग का हो गया, अब 7 रंग में किस रंग का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा लाल रंग और नीला रंग का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। तो कहेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस रंग का अवशोषण सबसे ज्यादा, तो लाल रंग का और नीला रंग का। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है हरा रंग का अवशोषण सबसे कम 9 के बराबर होता है। सिंपल बात है कि पौधा का पत्ता तो खुद हरा रंग का है, तो उसमें हरा रंग का है तो वो हरा रंग के जो प्रकाश है ना उसको खुद वापस कर देगा। कोई भी कलर जिस कलर का होगा, तो सूर्य का प्रकाश जब उस पर पड़ेगा ना, तो उसमें से जो कलर मिल रहा होता है उस वस्तु से, वो कलर तुरंत वापस आ जाता है पूरा। जैसे मान लीजिए कि हमारा कलर क्या है, ये ब्लू कलर है, ठीक है ना, शर्ट का। तो सूर्य का प्रकाश पड़ा तो इस पर नीला कलर जो है ना, इसको ग्रहण नहीं करेगा, इसको अवशोषित नहीं करेगा, वापस कर देगा, क्योंकि ये खुद क्या है आपका नीला कलर है। तो सेम कलर कभी भी दूसरे कलर को अवशोषित नहीं करेगा, वो तुरंत वापस कर देता है। बात समझे कि नहीं। तो उसी तरह पौधा का पत्ता क्या होता है, हरा रंग का होता है, इसलिए हरा रंग का अवशोषण 9 के बराबर होता है, पूरा क्या होता है, उस परावर्तित हो जाता है। दूसरा, सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग का प्रयोग ज्यादा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में किस रंग का प्रयोग ज्यादा होता है, लाल रंग। उसके बाद किस रंग का होता है, नीला रंग, ठीक है ना। और हरा रंग का क्या होता है, हरा रंग का पूरा वापस कर दिया जाता है, अवशोषण 9 के बराबर होता है। अगला बात, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा हुआ उतना ही ज्यादा प्रभावी हो पाता है, क्योंकि वो पात्र पर्ण रंध्रों को यानी स्टोमाटा को खोलने में समर्थ होते हैं। कह रहा क्या, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, बात समझे कि नहीं, वो ज्यादा प्रभावी होता है, बात समझे कि नहीं, प्रकाश संश्लेषण में। क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान स्टोमाटा जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, खुला होना चाहिए, तभी तो उसमें प्रकाश घुसेगा अंदर। तो जो प्रकाश ज्यादा तीव्रता से आएगा और ज्यादा वो क्या होगा, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा, तो वो तेजी से आएगा, बस समझे कि नहीं। तो पौधा का जो स्टोमाटा का छिद्र होता है उसको खोलने में वो समर्थ हो पाता है। आएगा तुरंत क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, स्टोमाटा जो है वो खुल जाएगा, वात्र रंध्र क्या हो जाएगा, खुलेगा और प्रकाश घुसेगा। और जिसका तरंगदैर्घ्य कम रहेगा वो लुसुर लुसुर रहेगा, बस समझे कि नहीं, उसका उतना ज्यादा प्रहार तेजी से नहीं होगा, तो वात्र रंध्र यानी स्टोमाटा का छिद्र नहीं खुलेगा। तो नहीं खुलेगा तो जाएगा अंदर, जाता नहीं जाएगा। तो क्या हो गया, सूर्य के प्रकाश में जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है उस प्रकाश का उपयोग प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ज्यादा होता है।
बात समझे कि नहीं। अगला क्वेश्चन करें क्या, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का प्रभाव तीन तरह से होता है। एक तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश होता है सबसे ज्यादा उपयोग जो है तीन कारणों से होता है, उसके अंदर तीन विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो उसकी प्रखरता, बात समझे कि नहीं, यानी उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश का प्रकार, वो किस क्वालिटी का है। तीसरा, अंतराल, बात समझ नहीं, वो कितने अंतराल पे जो है आ रहा है, बात समझ नहीं, उसमें तरंगदैर्घ्य जो है वो कितना ज्यादा कितना कम है, बात समझ नहीं। ये तो आप समझ जाइए भाई साहब कि ये तीन ऐसी चीज है जो अगर किसी प्रकाश में अगर होगा तो समझ जाइए उस प्रकाश के बने उस रंग के प्रकाश का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण में ज्यादा करेंगे। ठीक है, इतना बात तो क्लियर हो गया। अगला करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी होता है। करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। पत्तियों की सतह पर स्टोमाटा यानी सूक्ष्म रंध्र पाया जाता है, इसके माध्यम से CO2 प्रवेश करता है। स्टोमाटा का खुलना तथा बंद होना कोशिका गाढ़ के यानी गाढ़ कोशिका द्वारा नियंत्रित की जाती है। ये सब बात हम लोग पीछे कर चुके हैं, इसको बस आप एग्जाम दे दिए, जब आएगा ऐसा क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो लिख देना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में किया जाता है। पत्तियों की सतह पर अस्टोमाटा यानी वात्र रंध्र जो होता है उसी के माध्यम से जो CO2 होता है वो पौधे के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है ना। और अस्टोमाटा जो होता है वो गाढ़ कोशिकाओं के द्वारा उसका खुलना और बंद होना उसका नियंत्रण होता है। बात समझ लीजिए, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, गाढ़ कोशिका के द्वारा। ठीक है। अगला बात, अगला करा क्या, जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल की उपस्थिति अनिवार्य होती है। पौधे आवश्यक जल को परासरण विधि द्वारा भूमि से जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। देखिए कह रहा है क्या, प्रकाश संश्लेषण में जल बहुत जरूरी चीज है, तो फिर जल पौधा कहां से लेगा। ठीक है ना, जल जो होगा जमीन से लेता है पौधा, जड़ के द्वारा परासरण विधि के द्वारा जल को जो है ना पौधे अपने जड़ के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं, उसको चूस लेते हैं। बात समझ नहीं, और वो चूस लिए एक बार, अब उसके अंदर एक ऊतक पाया जाता है जिसको जाइलम कहते हैं। पौधे के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है, जाइलम। वो क्या करता है, जल को, बात समझिए, जल तथा अन्य खनिज पदार्थ को भी, ठीक है ना, वो साथे साथे उठाकर ले जाता है। ठीक है ना। और जहां प्रकाश संश्लेषण यानी हरा पौधा होगा, माने हरा पत्ता होगा या फिर तना होगा, जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है वहां पर लेकर के उतार देता है। तो ले भाई थोड़ा जल चाहिए, जल ले ले, ठीक है ना, और अपन काम कर। ठीक है। तो एक तरह से क्या समझे हम, पौधे जल जो है मिट्टी से ग्रहण करते हैं, किस विधि के द्वारा, परासरण विधि के द्वारा। परासरण विधि के द्वारा पौधे जो जल जो है वो किस अंगों के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो अपने जड़ के माध्यम से, मूल रोम के माध्यम से। ठीक है ना। वहां से क्या होता है, जल को पत्तियों तक कौन लाता है, जाइलम ऊतक लाता है। ठीक है ना। ज से जाइलम, ज से जल, इसलिए याद रखिएगा। करेगा, अवशोषण के बाद जल जाइलम ऊतक द्वारा जल एवं अन्य खनिज पदार्थों तक पहुंचाता है। पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है ना, पहुंचाता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे सामग्री के रूप में उपयोग होता है। इतना तो बात क्लियर हो गया, एकदम समझ जाइएगा। इसको नोट्स बनाते चलिएगा भाई साहब, मस्त एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। अब आइए ललन का बात को समझते हैं, ये जल से समझे। करेक्ट है, पौधों में पाई जाने वाली जाइलम ऊतक जड़ से जल के साथ साथ अन्य खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन इत्यादि ढोकर पत्तियों तक ले जाने का काम करता है। मतलब जाइलम जो है ना केवल जल को नहीं ढोता है, जल के साथ साथ अन्य खनिज पदार्थ फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है ना, इन सभी को ढो करके कहाँ ले जाता है, पत्तियों तक ले जाता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है। और वहां पर पत्ती जो है अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जिसको जिसको जरूरत पड़ता है उसका उपयोग करता है। बात समझे कि नहीं। अगला करा क्या, पौधों द्वारा अवशोषित जल का 99% भाग जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है, जबकि 1% जल का प्रयोग मात्र प्रकाश संश्लेषण में होता है। क्या कर रहा है कि पौधे में जितना जल का अवशोषण किया जाता है, मान लीजिए जल जो है 1 लीटर जल, सपोज हम समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर मान लीजिए कि 1 लीटर जल अगर पौधे जो है, खूब ध्यान से समझिएगा, 1 लीटर जल अगर पौधे यानी 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम अगर पौधे जो है जल वहां से लेते हैं जड़ से और उठा करके पत्तियों तक लाते हैं, तो उसमें से 99% यानी 990 ग्राम जो जल है, बात समझ लीजिए, वो क्या हो जा रहा है, वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, वो वाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में चला गया। मात्र 1% 10 ग्राम जो जल है पौधे किसका, उसका उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पौधे जो है जल का 99% भाग जलवाष्प बनाकर मतलब कि वायुमंडल में क्या हो जाता है, वो वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। वाष्पोत्सर्जित का मतलब वाष्प बन के बाहर निकल जाता है। मात्र 1% जल का प्रयोग
किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कहेगा क्या? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है? तो मात्र 1%, ठीक है ना। 99% जल वाष्प बन के वायुमंडल में चला जाता है। अगला कह रहा है जल के अणु विघटित होकर क्या बनता है? देखिए जल के अणु विघटित होकर, आपको पहले भी बताए थे कि जल के अणु विघटित होगा, जल के अणु अगर विघटित हो रहा है भाई साहब, तो एक तो सबसे पहले वो क्या करता है? हाइड्रोजन में बनता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। दूसरा क्या करता है? ऑक्सीजन में। तो जल के अणु विघटित होकर यानी जल के अणु टूट कर क्या बनेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। और दोनों का अलग अलग काम होता है। हाइड्रोजन का काम क्या होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है, ठीक है ना। उसको क्या करता है? उसका मतलब कि एक तरह से उसका परिवर्तन करता है, बात समझ रहे, उसको कम करके ऑक्सीजन के निर्माण में सहायता करता है, बात समझ रहे। दूसरा यह कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायता करता है। दूसरा ऑक्सीजन, ये वातावरण में मुक्त हो जाता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ये वातावरण में डायरेक्ट निकल जाता है। तो सबसे पहले जल दो अणु में टूट गया, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का उपयोग किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में। ऑक्सीजन ये डायरेक्ट बाहर निकल जाता है वातावरण में और उसका उपयोग जंतु जानवर करते हैं, ठीक है ना। अगला तरह क्या? जल के अणुओं को विघटन की क्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। हम लोग ऊपर ही बात किए थे कि जल का अणु जो टूटता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस कहते हैं। क्वेश्चन कहेगा कि फोटोलाइसिस क्या है? तो जल के अणुओं को टूटने की क्रिया को फोटोलाइसिस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 2H2O है, बात समझ ली। अगर इसको टूटेगा प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, बात समझ ली। हालांकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का 2 अणु है, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब समझिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया, ठीक है। अगला नाइट्रोजन का उपयोग पौधा प्रोटीन एवं अन्य यौगिक का निर्माण करता है। मतलब नाइट्रोजन का पौधा उपयोग करता है किस लिए? प्रोटीन और अन्य यौगिक का निर्माण करने के लिए। देखिए अगर नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा तो पौधे पीला हो जाएंगे, उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसलिए नाइट्रोजन कम हो जाता है तो हम खेतों में क्या करते हैं? यूरिया खाद डालते हैं, बात समझ रहे हैं। क्योंकि यूरिया खाद अगर नहीं डालेंगे तो पौधा पीला होना शुरू हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का उपयोग पौधे क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाने में करते हैं। अब देखिए अब अगला क्लास जो होगा हमारा वो क्या होगा? जंतुओं में पोषण। हम इतना ही रहने दे रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो होगा, मस्त आपको समझ आए, ठीक है ना। और आप भी हंसते खेलते देख लीजिए। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट हो, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, सजेशन दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है ना। भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल क्वेश्चंस के साथ, बवाल टॉपिक के साथ, बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।